हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 89 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिन्हू मर जाता है और उसका ब्लैक हार्ट एक्टिवेट हो जाता है और उसकी गेम रीसेट हो जाती है और वो वापस उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो डबल डंजन लेयर से बचकर आया था। जिन्हू हॉस्पिटल से निकलकर हंटर एसोसिएशन की तरफ जाना शुरू करता है और कहता है, मेरे पास अब एक भी शैडो नहीं बचा, मुझे अपनी शैडो आर्मी दोबारा से बनानी होगी। लेकिन जिन्हू को अभी भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। क्या मैं वाकई में टाइम में वापस आ गया हूँ। जिन्हू सीधा हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वो अपने रैंक एवोल्यूशन के लिए गया था। वो जाकर उस बड़े से गोलों पर हाथ रखता है जिससे वो बहुत ज्यादा चमकता है और वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारी मेजरमेंट आउट ऑफ लिमिट है, तुम 3 दिन के बाद आना। जिन्हू उनसे कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अभी चेयरमैन गोगानी से मिलना चाहता हूँ। ऑपरेटर उसे कहते हैं, चलो ठीक है, हम तुम्हें चेयरमैन के ऑफिस में ले जाते हैं। जिन्हू उनसे कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, मुझे पता है कि उनका ऑफिस कहाँ पर है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। फिर जिन्हू सीधा जाकर लिफ्ट में खड़ा हो जाता है। लिफ्ट में उसके साथ टाइशिक होता है। टाइशिक आपको याद होगा, एक बी रैंक का हंटर जो कि असैसिन टाइप है, जिसे जिन्हू ने डंजन के अंदर मारा था। जिन्हू और दोनों एक ही साथ खड़े होते हैं। टाइशिक सोच रहा होता है, इस बार मुझे फिर से कोई झूठ बोलना होगा, क्योंकि अगर मुझे चीफ इंस्पेक्टर वूजिन ने पकड़ लिया तो फिर मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा। जिन्हू टाइशिक से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास स्टैट स्किल है और अभी तक तुमने अपने स्किल के बारे में एसोसिएशन वालों को इन्फॉर्म नहीं किया। टाइशिक उसे कहता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। जिन्हू से कहता है, तुम एक बी रैंक के टॉप क्लास के हंटर हो, लेकिन एसोसिएशन की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। जिन्हू साथ ही अपने वेपन्स निकाल लेता है और टाइशिक से कहता है, फ्यूचर में कोई बंदा तुम्हारे पास आएगा और तुमसे कहेगा कि मेरी बेटी का बदला लेना है और कुछ क्रिमिनल्स को मारना है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन क्रिमिनल्स के साथ क्या करते हो, लेकिन अगर तुमने उस डंजन में उन क्रिमिनल्स के अलावा बाकी के हंटर्स को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। टाइशिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिन्हू से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें एक ही वार्निंग दूंगा, और साथ ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और जिन्हू सामने चला जाता है। टाइशिक घबराया वहीं पर खड़ा होता है और कहता है, आखिर ये बंदा है कौन, ये तो बिल्कुल एक फैंटम की तरह है। जिन्हू जैसे ही चेयरमैन के कमरे में दाखिल होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे चेयरमैन को सालों पहले देखा था। मुझे चेयरमैन को देखकर पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई। चेयरमैन जिन्हू से कहते हैं, जैसे ही तुम्हें तुम्हारी रैंक वैल्यूएशन मिली तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए। मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे प्रोसीजर के बारे में पहले से पता है। चेयरमैन उसे कहते हैं, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। जिन्हू से कहता है, कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही खुश हो रहा हूँ। चेयरमैन जिन्हू से कहते हैं, चलो फिर मैं सीधी बात करता हूँ। जिन्हू से कहता है कि इससे पहले आप मुझे ऑफर करें, मैं आपके लिए एक डील लेकर आया हूँ। चेयरमैन गानी उसे कहते हैं, कैसी डील। जिन्हू से कहता है, आपको अपनी एसोसिएशन के रूल्स को चेंज करना होगा कि एक बंदा अपने समन क्रीचर्स के साथ भी किसी भी डंजन को क्लियर कर सकता है, और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मैं जेजू आइलैंड के डंजन को अकेले ही क्लियर कर दूंगा और सारी चींटियों को भी मार दूंगा। चेयरमैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें इस तरह की मजाक बातें नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है कितनी बार हमने जेजू आइलैंड की रेड को फेल किया है और कितने ज्यादा हंटर्स हमारे वहाँ पर मरे हैं। लेकिन साथ ही चेयरमैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिन्हू अपनी पावर को रिलीज करता है। चेयरमैन कहते हैं, इसकी मैसिव पावर को देखकर तो लगता है ये वाकई में जेजू आइलैंड की रेड कर सकता है। जिन्हू चेयरमैन से कहता है, आपको जेजू आइलैंड के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उसको अकेले ही क्लियर कर सकता हूँ और न ही आपको मिस्टर ब्यांगू को वहाँ पर भेजने की जरूरत है। गानी उसे देखकर सोच रहे होते हैं, इसकी मैसिव पावर तो एक नेशनल लेवल के हंटर से भी ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सारी शॉर्ट मेमोरीज दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट सीन में डांगसुक को दिखाया जाता है। फिर उससे नेक्स्ट सीन में टाइशिक का सीन दिखाया जाता है। देन जूही का सीन दिखाया जाता है जब जूही उसे कहती है कि मैं रिटायर हो रही हूँ और वापस बुसान जा रही हूँ। और उसके बाद रेड गेट डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हू आयरन जेनी के बॉस बियर के साथ फाइट करता है। और उसके बाद कालगलान की डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हू कालगलान के साथ फाइट करता है। और फिर डीमन कासल को क्लियर करने के बाद जिन्हू अपनी मॉम के लिए होली वाटर ऑफ लाइफ लेकर आता है और उसकी मॉम इंटरनल स्लंबर से जाग जाती है। नेक्स्ट जेजू आइलैंड की रेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हू बीरू की बॉडी से उसका शैडो निकालता है। ये सब कुछ करने के बाद जिन्हू कहता है, आखिर तुम ये सब कुछ स्टॉप क्यों नहीं कर देते। मुझे पता है कि तुम कहीं से इस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो, इस सब कुछ यहीं पर रोक दो। मुझे ये सब कुछ दोबारा से नहीं जीना। मुझे पता है कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, इसे जल्दी से रोको और मेरे सामने आओ। और साथ ही जिन्हू जिस ग्राउंड पर खड़ा होता है वो एक ब्लैक शैडो में चेंज हो जाती है और जिन्हू अपने ब्रेन के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसके सामने विंडोज का अंबार लगा होता है। जिन्हू अपने सिस्टम के अंदर होता है। जिन्हू से कहता है, तुम कौन हो। सामने से एक ब्लैक शैडो निकलता है। जिन्हू से कहता है, क्या तुम किंग ऑफ डेड हो। किंग ऑफ डेड का नाम एशबॉर्न होता है जो कि शैडो मोनार्च है, रियल वाला शैडो मोनार्च। एशबॉर्न जिन्हू से कहता है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर रह सकते हो, इन्हीं इल्यूजन्स के दरमियान। तुम कभी नहीं मरोगे, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए एक अच्छे सपने की तरह है जिसे तुम हमेशा जी सकते हो। जिन्हू से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं हमेशा इसी इल्यूजन में कैप्चर रह सकता हूँ, ये इल्यूजन वाली दुनिया जो तुमने क्रिएट की है। एशबॉर्न से कहता है, ये इल्यूजन की दुनिया मैंने नहीं क्रिएट की, ये तुम्हारी अपनी दुनिया है।
ऐश बॉन्ड उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग की शक्ल ले लेता है और उसे कहता है, ये सब कुछ तुमने क्रिएट किया है, तुम्हें पावर चाहिए थी, मैंने तुम्हारी मदद की इस दुनिया को क्रिएट करने में। अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये शैडो मोनार्च की डोमेन है। ये एक इटरनल जगह है जहाँ पर तुम हमेशा के लिए रह सकते हो। मैंने तुम्हें बहुत ही लंबे अरसे से मॉनिटर किया है। तुम हमेशा ही मौत के बहुत ज्यादा करीब जाकर वापस आए हो। तुमने हमेशा मौत को चैलेंज किया है। पिछले कुछ सालों में जितना भी तुमने सफर किया है, मैं उसकी हिस्ट्री हूँ और मैं ही तुम्हारा रिवार्ड हूँ। मैं ही तुम्हारी मौत हूँ और मैं ही तुम्हारी जिंदगी हूँ, क्योंकि मैं तुम हूँ। ऐश बॉन्ड जिन्हू से कहता है, मेरी डोमेन के अंदर रहते हुए तुम जो भी चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। तुम अपनी एक दुनिया बना सकते हो। साथ ही उसे वो वहाँ पर एक बड़ा सा पौधा उगाकर दिखाता है। जिन्हू ऐश बॉन्ड से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरी और तुम्हारी पावर सेम है। ऐश बॉन्ड से कहता है, मैं एक लंबे वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम यहाँ पर आओ। मैं शैडो मोनार्च हूँ, द किंग ऑफ डेड। मेरा नाम ऐश बॉन्ड है। मैं वो किंग हूँ जो कि मौत पर रूल करता है। जिन्हू से कहता है, लेकिन मैं ही क्यों? तुमने मुझे क्यों चुना? ऐश बॉन्ड से कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं तुम्हें अपना स्टार्ट और अपना एंड दिखाता हूँ और तुम्हें तुम्हारा स्टार्ट दिखाता हूँ। एंड तुमने खुद डिसाइड करना है। उसी वक्त रियल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। मोनार्च ऑफ बीस्ट कहता है, मुझे लगता है कि जो मर चुका है, ये सांस नहीं ले रहा। थॉमस लिनार्ड से कहता है, अभी भी मुझे महसूस हुआ है जैसे जिन्हू की सांस रुक चुकी है। मुझे उसकी बॉडी से मैजिकल पावर महसूस नहीं हो रही। इसका क्या मतलब हो सकता है? मास्टर यूनहो भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। उसी वक्त लिम ताई जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया और बेचारा जिन्हू मारा गया। हमें अभी अटैक करना होगा। अगर हमने अभी अटैक नहीं किया तो ये मॉन्स्टर तो हमारी पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। और वो अपने तीरों को लोड करते हुए अटैक करने लगते हैं। लेकिन फ्रोस्ट वहीं पर खड़े खड़े मिस्टर लिम ताई की तरफ देखता है। लेकिन लिम ताई के अटैक करने से पहले ही उस आइस प्रिजन में से जिसमें जिन्हू कैद है, उसमें से ब्लैक शैडोज निकलना शुरू हो जाते हैं। उन ब्लैक शैडोज को निकलता हुआ देखकर मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मोनार्च ऑफ बीस्ट भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहते हैं, हमें ऐसा नहीं होने देना, रियल शैडो किंग वापस आ रहा है। वो दोनों ही आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, हमें इस फेक शैडो मोनार्च को बचाना होगा। अगर ये मर गया तो असली का शैडो मोनार्च बाहर आ जाएगा और फिर हमारे जिंदा रहने का कोई चांस नहीं बचेगा। वो दोनों जैसे ही जिन्हू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, उसी वक्त जिन्हू के डैड वहाँ पर आते हैं और मोनार्च ऑफ बीस्ट को किक मारकर पीछे फेंक देते हैं। जिन्हू के डैड उस आइस प्रिजन के सामने खड़े हो जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इस बच्चे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। नेक्स्ट सीन जिन्हू का होता है। ऐश बॉन्ड अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए जिन्हू को अपने पास में ले जाता है। ऐश बॉन्ड जिन्हू से कहता है, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तब डार्कनेस और लाइट सिर्फ दो ही चीजें थी। उस वक्त एक रूलर था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसे एब्सोल्यूट वन का नाम दिया गया। एब्सोल्यूट वन ने लाइट और डार्कनेस को दो हिस्सों में तकसीम किया। उसने लाइट को इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ स्टूडेंट्स बनाए जिन्हें स्टूडेंट्स ऑफ गॉड कहा गया, जबकि उसने डार्कनेस को 8 हिस्सों में तकसीम किया और उसने उस डार्कनेस से 8 मोनार्च बनाए। एब्सोल्यूट वन ने इन दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह रखी थी। मोनार्च का काम था उनको तबाही मचाना, जबकि डिसाइपल ऑफ गॉड्स का काम था, यानी कि लाइट का काम था उस तबाही को रोकना। उन सभी ने आगे जाकर अपनी आर्मीज बनाई और आपस में फाइट की और उनके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते रहे। हजारों सालों तक मोनार्च और रूलर्स में इसी तरह फाइट चलती रही जिस तरह उन्हें प्रोग्राम किया गया था। फिर एक दिन एक पावरफुल फ्रेगमेंट ऑफ लाइट यानी कि रूलर गॉड के पास आया और उसने कहा कि हम लोग थक चुके हैं इस फाइट से, आप इस जंग को रोक सकते हैं तो क्यों ना आप अपने स्टूडेंट्स के दरमियान इस फाइट को रोक दें। मोनार्च को भी आपने बनाया है जबकि लाइट स्टूडेंट्स को भी आपने बनाया है। क्या आपको हमारे सोल्जर्स के चीखने की आवाजें नहीं आती? क्या आपको उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता? प्लीज हमें ऐसी पावर ग्रांट करें जिससे हम उन सारे शैडो सोल्जर्स को मार डालें और उनके सर काटकर आपके सामने रखें, जिससे आप खुश हो जाएंगे। लेकिन एब्सोल्यूट वन ने उस फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को कोई भी जवाब नहीं दिया। उस फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को उस वक्त समझ आ गई कि एब्सोल्यूट वन को हमारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सिर्फ उसके तैयार करदा खिलौने हैं जो कि जिंदा हैं तो कभी मर जाते हैं, सिर्फ उसके इंटरटेनमेंट के लिए। और यही वजह है कि एब्सोल्यूट वन इस जंग को खत्म नहीं करना चाहता। और आहिस्ता आहिस्ता डिसाइपल्स ऑफ गॉड यानी कि लाइट के जो रूलर्स थे वो एब्सोल्यूट वन के खिलाफ हो गए। पहले वो उसके सारे हुक्मों को माना करते थे, लेकिन अब उनका जहन चेंज हो गया। वो इस जंग को जारी नहीं रखना चाहते थे। वो सारे उसके खिलाफ हो गए। उन्हें लगता था कि अब अगर एब्सोल्यूट वन को मार देंगे तो ये बैटल खत्म हो जाएगी। ये एब्सोल्यूट वन के सामने एक बगावत थी और मैं उन बागियों में शामिल नहीं था। मैं भी एब्सोल्यूट वन का एक डिसाइपल था। मैंने उन सब का मुकाबला किया ताकि वो एब्सोल्यूट वन को ना मार सके, लेकिन मेरे ग्रुप की आर्मी बहुत ज्यादा संभाल थी, इसलिए मैं उन सब का मुकाबला नहीं कर पाया। मेरी सारी की सारी आर्मी उनके सामने मारी गई। सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि मैं भी मौत के दहाने पर पहुंच गया। जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी आंखें डार्कनेस में खुली और मुझे रियलाइज हुआ कि एब्सोल्यूट वन ने मेरी बॉडी के अंदर एक स्पेशल स्किल रखा हुआ है, एक स्पेशल एबिलिटी, एक स्पेशल पावर जो कि डेथ की पावर थी, डेथ को कंट्रोल करने की पावर। उस वक्त से मैं शैडो मोनार्च बन गया। शैडो मोनार्च बनने के बाद मैंने अपनी सारी डेड आर्मी को दोबारा से शैडो सोल्जर्स में बनाकर जिंदा कर लिया। अब मेरे पास एक ऐसी आर्मी थी
जो कि हराई नहीं जा सकती, जो कि मारी नहीं जा सकती, जो कि रीजनरेट हो सकती है। मेरे पास अब एक नई आर्मी थी। मैं अपनी आर्मी को लेकर एब्सोल्यूट वन के पास गया ताकि उसे बचा सकूं। लेकिन जब मैं उनसे फाइट करने के बाद महल में एंटर हुआ तो एब्सोल्यूट वन मारा जा चुका था। उन सब रूलर्स ने मिलकर एब्सोल्यूट वन को मार डाला। और यहीं पर हमारी एपिसोड 89 का एंड करता हूँ।